हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, ये हमारी क्लास रात्रि 8 बजे डेली होती है, जिसमें हम बेहतरीन हिंदी के प्रश्नों का संकलन लेकर आते हैं। आज एक बार फिर से मैं 60 प्रश्न हिंदी का लेकर आया हूँ। 60 प्रश्न। इससे पहले मैं 4 प्रैक्टिस सेट 60 प्रश्नों वाले करवा चुका हूँ। आज 5वां प्रैक्टिस सेट है, जिसमें मैं 60 प्रश्न करवाएंगे। वैसे तो प्रैक्टिस सेट नंबर 35 होगा, ये 35 या 36 होगा, लेकिन 60 नंबर वाला ये 5वां है। तो आप सभी जुड़ जाइए हमारे YouTube चैनल से। रात्रि 8 बजे बहुत बेहतरीन प्रश्न लेकर आए हैं। आप किसी का भी एग्जाम दे रहे हो, टेट, सी टेट, सुपर टेट, या फिर आप फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस, किसी का भी एग्जाम दे रहे हो, तो आप जुड़ जाइए। एसएससी, जीडी, किसी का भी। तो आप रात्रि 8 बजे बेहतरीन तरीके से आप अभ्यास करिए मेरे साथ। मैं बेहतरीन 60 प्रश्न हिंदी के लेकर आया हूँ। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े, जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी। क्या नाम है? आमोद सर हिंदी। चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर। और बताइए भाई, निम्नलिखित में से किस क्रम में पश्च स्वर है? 50 से 55 मिनट हमारे साथ रहिए, कहीं मत जाइएगा। 50 से 55 मिनट बहुत शानदार एनालिसिस करवाने वाला हूं फिर से। निम्नलिखित में से किस क्रम में पश्च स्वर है? किस क्रम में है सर? ऑप्शन जो बी में लिखा है ये होता है पश्च स्वर। अच्छा सर, पश्च स्वर क्या है? पश्च स्वर क्या है? देखिए, जीभ के आधार पर स्वरों के 3 भेद किए गए। एक अग्र स्वर, जो जीभ के आगे वाले हिस्से से बोला जाए, अग्र स्वर। एक है मध्य स्वर और एक है पश्च स्वर। तो जीभ के आगे वाले हिस्से से अग्र स्वर, जीभ के मध्य वाले हिस्से से मध्य स्वर, और जीभ के पीछे वाले से पश्च स्वर। तो स्वरों को 3 भागों में बांटा है। वर्ण तथा उच्चारण स्थान में पढ़ाया था। तो पश्च स्वर कौन कौन है? तो छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ और अंग और आहा, ये सभी, और बड़ा आ, ये सभी जो वर्ड हैं ये पश्च स्वर हैं। अर्थात हम कह सकते हैं ये जीभ के पिछले भाग की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं। बहुत शानदार जवाब होगा बी। और आगे बढ़ जाइए, कहीं मत जाइएगा। 60 प्रश्न हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है? बताइए, किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है? बहुत शानदार प्रश्न है। किस में है सार्वनामिक विशेषण? तो कौन सा जवाब होगा? आंसर होगा डी। आंसर होगा डी। वह खम्मा गिर गिर जाएगा, इसमें सार्वनामिक विशेषण है। कौन सा है सार्वनामिक? ये वह है। देखिए ध्यान से सुनिए, वह है, यह, ये, वे। वैसे तो वह, यह, ये, वे, ये पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, ये अन्य पुरुष सर्वनाम होते हैं। लेकिन जब ये अन्य पुरुष सर्वनाम किसी संज्ञा के बारे में बताएं, किसी संज्ञा की ओर संकेत करें, तो ये अन्य पुरुष सर्वनाम का नाम सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। अर्थात इसी को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। ये संज्ञा की ओर संकेत करते हैं। वह खम्मा, संकेत कर रहे हैं कि वह खम्मा गिर जाएगा। तो वह क्या है? ये सार्वनामिक विशेषण है। यदि ये जो सर्वनाम शब्द है पुरुषवाचक, ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद जस्ट संज्ञा आ जाए, तुरंत संज्ञा आ जाए, तो ये शब्द सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण बन जाते हैं। ठीक है, तुरंत संज्ञा आ जाए तो सार्वनामिक विशेषण है। बहुत बढ़िया। जैसे मैं कहूं, क्या कहूं? वह कार खड़ी है, तो हमने संकेत किया। वह कार खड़ी है, वह के बाद संज्ञा आई है, तो इसका मतलब क्या है? ये सार्वनामिक विशेषण है। वह कार खड़ी है, वह लड़का खड़ा है ना? कुछ भी बोल सकते हैं। वह रेलगाड़ी है। चलिए, तो ये सार्वनामिक विशेषण है। अगले प्रश्न पर आइए और बताइए। बहुत शानदार प्रश्न है, 60 प्रश्न लेकर आए। पाप का घड़ा भरना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। पाप का घड़ा भरना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है?
पाप का घड़ा भरना, मुहावरे का अर्थ बताइए। सर इसका जवाब होगा पाप की पराकाष्ठा होना, मतलब अब पाप सहन नहीं होगा, पाप कंप्लीट हो चुका है। अब आपको किए गए जो आपने कर्म किए हैं, कर्म पाप के रूप में जो कर्म किया है उसकी पराकाष्ठा मतलब उसकी लिमिट हो गई है, अब आपको उसकी सजा मिलेगी। पाप की पराकाष्ठा होना मतलब पाप के उस लिमिट तक पहुंच जाना, बहुत अधिक सीमा का, पाप की सीमा का भी उल्लंघन कर देना, है ना। तो पाप की पराकाष्ठा होना, पाप का घड़ा भरना मतलब पाप की पराकाष्ठा होना। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। और अगला प्रश्न है, बताइए बताइए, हमारा बेहतरीन प्रश्न है कि विचित्र तीन समानार्थी हैं, एक शब्द समानार्थी नहीं है, उस शब्द का चयन करें जो समानार्थी नहीं है। समानार्थी का मतलब है पर्यायवाची, तीन एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, एक नहीं है, पहचानो। कौन सा प्रश्न सही होगा, कौन सा जवाब सही होगा? सर तीन कौन कौन से? विलक्षण, विलक्षण कहें, रहस्यमय कहें, और रहस्यमय नहीं, विलक्षण कहें, और कौन सा, अनूठा कहें, भिन्न कहें। ये एक एक ही कैटेगरी के शब्द हैं, ये तीनों शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। विलक्षण, अनूठा, भिन्न, या मैं कह दूं अद्भुत, यूनिक। लेकिन अलग कौन है? रहस्यमय, ये गुप्त, गुप्त रहस्यमय सीक्रेट वाला होता है ना, वही। तो ये सर बिल्कुल अलग है, ये विलक्षण का पर्यायवाची नहीं है। बहुत शानदार, रहस्यमय शब्द अलग है। और चलिए आगे, प्रश्न नंबर 5 से 6 करने हैं, क्रम से लगाने हैं, यारा ला वा को सेट करना है। चलिए कैसे करना है देख लो। ये आपको प्रश्न दिया गया है, मैं थोड़ा जूम कर दूं, ठीक है। पहला और छठवां, ये पहला वाला पहले नंबर पे, छठवां आखिरी पे, ये निश्चित है। पहला तो पहले आएगा और छठवां वाला बिल्कुल आखिरी में। बीच वालों को सेट करिए, तो कैसे आएंगे, इनके क्रम क्या होगा बताइए, क्या आप बता पाएंगे? चलो बताते हैं। हमारा देश उत्सवों और त्योहारों का देश है। देखिए 1 नंबर पड़ा है, ये पहले पर ही आएगा। ये 6 पड़ा है, ये आखिरी में आएगा। अब हमारा देश उत्सवों और त्योहारों का देश है, इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद कौन सा नंबर आएगा? समन्वय की भावना भी पैदा करता है। किसकी भावना पैदा करता है? समन्वय की भावना पैदा करता है। समन्वय की भावना पैदा करता है। एक मिनट, एक मिनट, क्या आएगा? हमारा देश उत्सवों और त्योहारों का देश है। यहाँ अनेक त्योहार मनाए जाते हैं, हाँ ये होना चाहिए। त्योहारों का देश है, यहाँ अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। फिर आएगा रा, फिर आगे आएगा समन्वय की भावना भी पैदा होती है। ये त्योहार, अच्छा ये आएगा, यहाँ अनेक त्योहार मनाए जाते हैं, रा आएगा, देखिए क्रम में लगाना। फिर आएगा ये त्योहार जनमानस में उल्लास भरते हैं। फिर या आएगा, रा या कहाँ पे है? रा या, ये वाला विकल्प बी होना चाहिए। इतने ही से आइडिया लग गया कि बी होना चाहिए। मैं बता देता हूँ, हमारा देश उत्सवों और त्योहारों का देश है। फिर यहाँ अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। फिर या वाला, ये त्योहार जनमानस में उल्लास जगाते हैं। फिर वह वाला, लोगों में देशभक्ति और गौरव का भाव भरते हैं। फिर ये आएगा ला, कि समन्वय की भावना भी पैदा करते हैं। और आखिरी में आएगा इन त्योहारों पर सब मिलकर खुशियां मनाते हैं। ऑप्शन बी आएगा। इनको अरेंज करना आना चाहिए। चलिए एक और अरेंजमेंट है, बताइए बताइए। छठवां प्रश्न है, कैसे भरा जाएगा, जल्दी से बताइए। पहला और आखिरी ये निश्चित है, इनका क्रम लगाइए। देखिए मैं बताता हूं। पहला आएगा हमारा, यह है हमारा दुर्भाग्य है कि, फिर भरा जाएगा भारतवर्ष में स्वराज होने के बावजूद
ला से शुरुआत होगी, तो ये दोनों तो नहीं हो सकते। भारत में स्वराज होने के बावजूद यहाँ की प्रधान भाषा संस्कृत तथा उसकी, अब या आएगा, ला के बाद या आएगा, ला के बाद या कहाँ आ रहा है, ऑप्शन ए में, ला के बाद या कहाँ आएगा, ऑप्शन ए। पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ। यह हमारा दुर्भाग्य है कि भारतवर्ष में स्वराज होने के बावजूद यहाँ की प्रधान भाषा संस्कृत तथा उसकी विशाल एवं अनुपम साहित्य संपदा के प्रति अतीब उपेक्षा भाव फैलाया जा रहा है। तो ये कौन सा वाला, ए वाला सही होगा। आप इनको कर लीजिए, है ना, ए वाला सही होगा। बता दिया, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ये सेंस पे आधारित होते हैं। चलिए, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। बढ़ जाइए आगे और बताइए। 60 प्रश्न हैं। निम्नलिखित में से कौन मैथिली शरण जी की, जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं, इनकी मौलिक रचना नहीं है? मैथिली शरण गुप्त जी की मौलिक रचना नहीं है। बहुत बेहतरीन, मैं 60 प्रश्न आज फिर से लेकर आया हूं, बहुत बढ़िया। तो कौन सी मौलिक रचना नहीं है? कुड़ाल गीत, ये मौलिक रचना नहीं है, मौलिक रचना नहीं है, बाकी सब मौलिक रचनाएं हैं। मौलिक रचना का मतलब है ये इन्होंने लिखी हैं, लेकिन ये कुड़ाल गीत क्या है, ये मैथिली शरण गुप्त ने किसी किताब की कॉपी करके लिखा है। ये अपनी मर्जी से सब किताबें लिखी हैं, लेकिन कुड़ाल गीत किसी की कॉपी पेस्ट है, किसी की नकल कर ली है, और जिसकी नकल कर ली है वो इनका मौलिक नहीं है। ठीक है, चलिए बताइए, बढ़ जाइए कि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करो, रिक्त स्थानों को भरिए रिक्त स्थानों को। अगर विद्यार्थी खाली स्थान होंगे तो देश का भविष्य होगा, क्या भरा जाएगा बताइए। बताइए, तो क्या भरा जाएगा? ऑप्शन डी भरा जाएगा। अगर विद्यार्थी आदर्शवादी होंगे तो देश का भविष्य कैसा होगा? देश का भविष्य उज्जवल होगा। बहुत शानदार। बताइए अगला प्रश्न, हमारा 9वां प्रश्न है कि आसमान का रंग नीला है, विशेष पहचानिए। आसमान का रंग नीला है, विशेष पहचानिए। सर विशेष क्या है? तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष है, और जो विशेषता बताए वह विशेषण है। तो किसकी विशेषता? सर आसमान की विशेषता बताई जा रही है। कौन बता रहा है? नीला रंग। तो आसमान क्या है? सर आसमान विशेष है। किसकी विशेषता बताई जा रही? आसमान की। ये मत सोचना रंग की, नहीं, ये तो नीला रंग पूरा विशेषण है। ठीक है, और किसकी विशेषता बता रहा है? आसमान की। ऑप्शन बी सही होगा। और चलिए आगे, और हमारा अगला प्रश्न है, और बहुत शानदार प्रश्न है। बताइए, दिए गए विकल्पों में से अनुकूल का विरुद्धार्थी शब्द क्या है? बताइए, अनुकूल का विरुद्धार्थी शब्द बताइए। अनुकूल का विलोम क्या होता है? अनुकूल का विलोम होता है प्रतिकूल। क्या होता है? अनुकूल का विलोम प्रतिकूल होता है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और चलिए, और अगली कहावत, अगला प्रश्न कि सही कहावत का पहचान करिए। सही कहावत की पहचान करिए। बताइए कौन सी सही कहावत है? तो सर नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ऑप्शन बी सही होगा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ए वाला भी गलत है, सी वाला भी गलत है, और डी वाला भी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाला ऑप्शन
सही होगा। और बहुत बढ़िया, एक और शानदार प्रश्न बताइए, हिंदी वर्णमाला में अंग और आहा का क्या है? अंग और आहा क्या है? सर अंग और आहा क्या है? अंग और आहा ये अयोगवा है। अंग और आहा ये हिंदी वर्णमाला में क्या है? ये अयोगवाह वर्ण है। क्या है? अयोगवा। अंग को क्या कहते हैं? अंग को अनुस्वार कहते हैं। आहा को क्या कहते हैं? आहा को विसर्ग कहते हैं। अंग को अनुस्वार और आहा को विसर्ग कहते हैं। बहुत बढ़िया, इनको अयोगवा, इन दोनों को अयोगवा या नपुंसक वर्ड भी कहते हैं। चलिए चलिए बताइए, बताइए अगला प्रश्न कि हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग कौन है? सर कौन है? हिंदी हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग कौन है? भारतेंदु युग। कौन सा युग है? भारतेंदु युग। और अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला बेहतरीन प्रश्न है, बताइए, बताइए सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? बताइए। सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? बताइए। सर ये थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। देखिए वैसे तो आत्मकथा कई लोगों ने इनसे पहले लिखी है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सबसे पहले किसने लिखी थी आत्मकथा? ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखी थी। और आगे चलते हैं और अगला प्रश्न है कि रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्ह सहित बताइए। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके, ये कोई क्या है? ये कोई क्या है? सर ये कोई एक सर्वनाम है। और कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अच्छा, तो सर्वनाम के कितने भेद? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और उन्हीं में से एक सर्वनाम का भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए बढ़ जाइए, बढ़ जाइए। बहुत शानदार प्रश्न है कि ता का उच्चारण होता है, जो ता वर्ड है इसका उच्चारण बताइए। ता का उच्चारण बताइए। सर ता, ये जो ता वर्ग है ये दंत से बोला जाता है। किससे बोला जाता है? दंत से। और अगले प्रश्न पर चलते हैं और हमारा एक और बेहतरीन प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17। निम्नलिखित में से वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन करिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो भाग डी बताइए। अच्छा, ये वाक्य है। चलिए ये वाक्य है। अब बताइए, मैं थोड़ा जूम कर दूं। बताइए, ये वाक्य दिया गया है। वाक्य में पढ़ता हूं, कोई गलती हो तो बताना कि भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। कोई त्रुटि नहीं। कौन सा आंसर सही होगा? सर बिल्कुल सही है, आंसर डी सही होगा। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। बिल्कुल सही बात है और सही भी लिखा है, इसलिए इसमें कोई त्रुटि नहीं है। विकल्प डी सही होगा। कोई त्रुटि नहीं है, कोई भी त्रुटि नहीं है। 17 प्रश्न हमारे कंप्लीट हुए और प्रश्न नंबर 18 बताइए, बताइए भाई, पता है तो बताइए कि निम्नलिखित व्यंजनों में कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? सर कौन सा नहीं है? बहुत शानदार, ऑप्शन बी, ये सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, ये तो ऊष्म व्यंजन है।
ऊष्म व्यंजन है। अच्छा, संयुक्त कौन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। कौन कौन से? एक होता है छे, एक होता है त्रग, एक ज्ञा, एक स्रा। छे त्रग ज्ञा स्रा, तो ये तो संयुक्त हैं। अच्छा, फिर सा संयुक्त नहीं है? बिल्कुल नहीं है। सा एक ऊष्म व्यंजन है। सा एक क्या है? ऊष्म व्यंजन है। बहुत शानदार। और अगला हमारा प्रश्न है 19वां प्रश्न है। प्रश्नों की संख्या कितनी है? प्रश्नों की संख्या 19 है। चलिए, प्रश्नों की संख्या कितनी है? 60 है। ये वाला प्रश्न 19वां है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में बहुब्रीहि समास है? बताइए। कौन से समास में बहुब्रीहि समास है? कौन से शब्द में? तो सर, दशानन। दशानन में बहुब्रीहि समास है। दशानन का समास विग्रह होगा 10 है आनन जिसके, अर्थात रावण। जिस समास का एक भी पद प्रदान न हो, कोई तीसरा पद प्रदान हो, तो वह बहुब्रीहि समास है। तो दशानन में बहुब्रीहि समास है क्योंकि इसका तीसरा पद प्रदान है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। और चलिए, गौरव का विलोम क्या होता है? बताइए। बताइए, गौरव का विलोम क्या होता है? पता है तो बताइए, गौरव का विलोम क्या होता है? गौरव का विलोम क्या होता है? सर, गौरव का विलोम क्या है? गौरव का विलोम लाघव होता है। गौरव का विलोम क्या है? लाघव है। और अगला प्रश्न बताइए, 21वां प्रश्न जवाब आ जाने चाहिए। बताइए, मच्छका। मच्छका जो शब्द है, मच्छका का तत्सम शब्द क्या है? सर, मक्षिका किसे कहते हैं? सर, मक्षिका का तत्सम। मक्षिका का तत्सम। अच्छा, मक्षिका किसका तत्सम है? तो सर, ये मक्खी का है। किसका है? मक्खी का। मच्छर का मत लगाइएगा। मच्छर का तत्सम होता है मशक। मच्छर का तत्सम होता है मशक। अच्छा, मिट्टी का तत्सम क्या होता है? मृतका। मिट्टी का तत्सम मृतका होता है। और मछली का तत्सम क्या होता है? मीन होता है। मीन मीन्स मछली। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। और चलिए चलिए अगले प्रश्न पर। बताइए, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है? बताइए, कौन सा शब्द तद्भव है? सर, ये सभी शब्द तत्सम है, एक को छोड़कर ये तद्भव है। हींग। हींग एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा? हींग होता है। हींग का तत्सम हींग होता है। अच्छा, और बाकी ये तत्सम है। ऑप्शन ए वाला तत्सम है। ऑप्शन बी में हस्ती लिखा तत्सम है। ये हीरक भी तत्सम है, लेकिन हींग का हींगो होता है, छोटे ऊ की मात्रा लगी होती है। चलिए बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए बताइए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है कि जो परा उपसर्ग का अर्थ है, परा उपसर्ग का अर्थ क्या है? बताइए, परा उपसर्ग का अर्थ क्या है? परा उपसर्ग, देखिए, उपसर्ग हमेशा शब्द के आरंभ में जुड़ता है और प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में जुड़ता है। परा उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? परा का अर्थ होता है उल्टा। उल्टा। परा का अर्थ होता है विपरीत। परा का अर्थ होता है उल्टा। परा का अर्थ होता है विपरीत। कैसे? जैसे मैंने लिखा जय। अब जय में एक प्रत्यय उपसर्ग लगा दो परा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? पराजय। जय में उपसर्ग लगाओ परा तो पराजय, तो जय का विपरीत हो गया पराजय। तो परा का अर्थ होता है उल्टा। ठीक है, परा का अर्थ क्या होता है? उल्टा होता है। चलिए आगे चलते हैं। कुंडलिया छंद किन दो छंदों से मिलकर बना है?
कुंडलिया छंद किन दो छंदों से मिलकर बना है, बताइए। कुंडलिया छंद किन दो छंदों से मिलकर बना है, तो सर कुंडलिया दोहा और रोला से मिलकर बना है, दोहा और रोला से मिलकर बना है। चलिए आगे बताइए। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? ये की गई थी 14 सितंबर 1949 को। कब की गई थी? 14 सितंबर 1949 को। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है हमारा, क्या है अगला प्रश्न? देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न बताइए कि पयोधी का समानार्थी क्या है? पयोधी का समानार्थी क्या है? ये पयोधी किसका पर्यायवाची है? सर पयोधी ये समुद्र का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? पयोधी। पयोधी समुद्र का पर्यायवाची है। किसका है? पयोधी समुद्र का पर्यायवाची है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और अगले प्रश्न पर चलते हैं। 60 बेहतरीन प्रश्न है, 60 बेहतरीन प्रश्न है। पयोधी समुद्र का पर्यायवाची है। आगे बताइए, तदापि शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तदापि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सर तदापि का संधि विच्छेद क्या है? तदापि का संधि विच्छेद होता है तदा धन अपि। तदा धन अपि तदापि का संधि विच्छेद है। और इसमें कौन सी संधि है, क्या आप बता पाएंगे? तदापि में कौन सी संधि है? तदापि में दीर्घ स्वर संधि है। तदापि में कौन सी संधि है? तदापि में दीर्घ स्वर संधि है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और चलिए आगे अगले प्रश्न पर चलते हैं, कहीं मत जाइएगा, मैं 60 बेहतरीन प्रश्न लेकर आया हूँ। चलिए बताइए, शैशव, शैशव शब्द से बनी संज्ञा कौन सी है? शैशव है ना, शैशव में कौन सी संज्ञा है? कहने का मतलब उसका ये है, इसमें कौन सी संज्ञा है? बताइए। ये शैशव, ये शैशव, सर शैशव में ये शिशु से बनी है। शिशु की भाववाचक संज्ञा है शैशव। शैशव में क्या है? भाववाचक संज्ञा। संज्ञाओं के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। संज्ञाओं के कितने भेद? 5 भेद होते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए, द्रग उर्जत टूटत कुटम जुरत चतुर चित प्रीत परत गांठ दुर्जन हिये दई नई यह रीत, कौन सा अलंकार है? इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? सर संदेह अलंकार है। कौन सा अलंकार है? संदेह अलंकार है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। इनमें कौन सा अलंकार है? संदेह अलंकार है। आगे बताइए कि कवि का ये जो शब्द दिया गया है, कवि, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? कवि का स्त्रीलिंग होगा कवयित्री। और कौन सा वाला कवयित्री ठीक है? सर जो ऑप्शन डी में लिखा है, ऑप्शन डी वाला कवयित्री बिल्कुल शुद्ध है। कौन सा? ऑप्शन जो डी में लिखा है, ये कवयित्री बिल्कुल शुद्ध है, क्योंकि वापे छोटी की मात्रा नहीं होगी। अब
यहाँ पे है लेकिन त्रा पे छोटी की है और ये तो बिल्कुल गलत है, तो डी वाला सही है। बहुत बढ़िया। चलिए 31वां प्रश्न बताइए। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? एक ओर अजगर रखें, एक ओर मृगराज, बिकल बटोही बीच ही, परियो मूर्छा खाए। कौन सा रस है बताइए, रस का भेद बताइए। कौन सा रस है सर? इसमें इसमें कौन सा रस है? इसमें भयानक रस है। कौन सा रस है? इसमें भयानक रस है। और चलिए आगे चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न बताइए। बहुत शानदार प्रश्न है कि जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं, जो थोड़े समय तक ही जो भाव हमारे मन में रहते हैं और फिर चले जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ऐसे काल सर, ऐसे काल संचारी भाव कहलाते हैं। ये संचारी भाव थोड़े समय तक रहते हैं फिर चले जाते हैं, थोड़े समय तक रहते हैं फिर चले जाते हैं। और बताइए निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य पहचानिए। कौन सा संयुक्त वाक्य है बताइए, संयुक्त वाक्य पहचानिए। तो कौन सा संयुक्त वाक्य है सर? जहां और लगा हो वह संयुक्त वाक्य है। तो डायरेक्ट बताते हैं, उसने खाना खाया और सो गया। जहां पर दो उपवाक्य किसी और शब्द से जुड़ते हैं, एक उपवाक्य ये है उसने खाना खाया, एक उपवाक्य ये है वह सो गया, और से जुड़ा है, तो ये संयुक्त वाक्य है। आंसर सही होगा सी। कौन सा सही होगा? आंसर सही होगा सी। और आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और बताइए, बताइए बढ़िया प्रश्न है कि रसाल शब्द का अर्थ है। रसाल का क्या अर्थ है सर? रसाल मीन्स होता है आम। रसाल शब्द का क्या अर्थ है? जो अर्थ आम का है वही रसाल शब्द का अर्थ है। रसाल का अर्थ होता है आम। और आगे बताइए कि सही शब्द का चयन कीजिए। कौन सी बर्तनी शुद्ध है पहचानिए। सर परड़ती सही लिखा है। परड़ती कौन सा वाला, कौन सा वाला परड़ती? सर विकल्प जो सी में लिखा है, विकल्प जो विकल्प सी में लिखा है ये परड़ती ठीक है। देखिए डी में क्या गलती है? बड़ी पा बनी है, पा पे आका डंडा नहीं, यहाँ बड़ी की मात्रा, ये पारडती, ये भी गलत। सी वाला बिल्कुल शुद्ध है। सी वाला बिल्कुल शुद्ध है। 36 से 40 अनुच्छेद दिए गए हैं। प्रत्येक अनुच्छेद का आंसर का जवाब देना है जितने प्रश्न हैं। चलिए छोटा सा गद्यांश है, मैं पढ़ देता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। गद्यांश के बाद भी 20 प्रश्न बचेंगे। चलिए, हमारे देश में एक राजा थे, उनका नाम पांडु था। ठीक है, पांडु के 5 पुत्र थे। मैं छोटा कर दूं, ये गद्यांश छोटा कर दूं, फिर आपको पढ़ दूं। ठीक है, पांडु के 5 पुत्र थे जिन्हें पांडव कहते थे। पांडु के कितने पुत्र थे? 5, जिन्हें पांडव कहते थे। इनके नाम थे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। 5 राजकुमार गुरु द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र चलाना सीखते थे। भीम गधा चलाने में बहुत कुशल थे और अर्जुन धनुष बाण चलाने में। गुरु ने एक दिन पेड़ पर मिट्टी की चिड़िया टांग दी, फिर राजकुमारों से चिड़िया की आंख पर बाण मारने को कहा। गुरुजी ने सभी शिष्यों को बुलाया और चिड़िया की ओर संकेत करते हुए पूछा, उधर देखो, तुम्हें क्या दिखाई देता है? तो अर्जुन के अलावा सभी राजकुमार ने कहा, मुझे पेड़ और चिड़िया दिखाई दे रहा है। जब अर्जुन की बारी आई तो उसने कहा, गुरुजी, मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है।
जब गुरुजी ने सभी को बारी बारी से बाण चलाने को कहा तो अर्जुन का निशाना ठीक लगा, बाकी भाइयों के निशाने चूक गए। जिसे केवल लक्ष्य दिखाई दे वही सफल होता है। बहुत बड़ा संदेश दिया इस गद्यांश ने, बहुत अच्छा गद्यांश था। चलिए बताइए कि पांडव गुरु द्रोणाचार्य से सीखते थे। जो पांडव थे वे गुरु द्रोणाचार्य से क्या सीखते थे? पांडव क्या सीखते थे? सर, पांडव गुरु द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र चलाना सीखते थे। क्या सीखते थे? अस्त्र शस्त्र चलाना। बहुत बढ़िया। 60 प्रश्न हिंदी के आज एक बार फिर से 60 प्रश्न हैं। चलिए बताइए बहुत बढ़िया कि क्या है प्रश्न। मैं छोटा कर दूं अब, ठीक है। और पढ़िए कि गुरुजी ने अपने शिष्यों से चिड़िया की खाली स्थान पर बाण मारने को कहा। तो चिड़िया की कहां पर बाण मारने को कहा? सर, चिड़िया की आंख पर बाण मारने को कहा। और अगला प्रश्न देख लीजिए कि बाण चलाने में खाली स्थान का निशाना ठीक लगा। बाण चलाने में किसका निशाना ठीक लगा? ये किसका लगा था? अर्जुन का। किसका निशाना ठीक लगा? अर्जुन का निशाना ठीक लगा। बाकी भाइयों का निशाना नहीं लगा। बाकी भाई सीख तो रहे थे, निशाना नहीं लगा। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। और बताइए कि पांडव के पुत्र थे। पांडव किसके पुत्र थे? इसका मतलब है पांडव द्रोण के पुत्र थे, भीम के थे, पांडु के थे या अर्जुन के थे? सर, पांडव पांडु के पुत्र थे। पांडु के 5 पुत्र पांडव कहलाए। पांडु के कितने पुत्र थे? 5। तो पांडव पांडु के पुत्र थे। खाली स्थान में पांडु भरा जाएगा। और चलिए, पांडव थे तो कितने पांडव थे? 3, 4, 5 या 2? ये सबको पता है। कितने थे? 5 पांडव थे। 5 पांडव थे। बहुत बढ़िया। गद्यांश से संबंधित प्रश्न समाप्त हुए। चलिए अब मैं थोड़ा छोटा कर दूं। अब बताइए, आपकी बारी आ गई है। किसकी बारी आ गई? आपको हमने 10 सेकंड दिए। अभी कितने सेकंड दे दिए? हमने 10 दिए। अभी नहीं पढ़ाऊंगा, इधर कर दिया। लो, 10 सेकंड दिए हैं। जल्दी से क्लास शेयर कर दो, जल्दी से। अगर मैं आपको बेहतर एनालिसिस करवाता हूँ, अगर आपको मैं कुछ भी सिखाता हूँ, सिखाने की कोशिश करता हूँ, मैं अगर कुछ भी हमने आपको सिखाया हो, तो आप मेरी इस बात का सम्मान रखिए कि आप क्लास को शेयर कर दीजिए। 10 सेकंड दिए हैं, क्लास को शेयर कर दीजिए। चाहो कहीं भी आपके में व्हाट्सएप ग्रुप हो, वहाँ भेज दो। शेयर कहाँ करना प्रश्न ये है, तो टेलीग्राम किसी भी ग्रुप में डाल दो, है ना। शेयर कर दो, सभी लोग शेयर कर दो। 10 सेकंड दिए आपको, 10 सेकंड बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा। जल्दी से शेयर कर दो। जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि देखिए, आपके शेयर करने से हमारा मनोबल बढ़ा रहता है ना। ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल पर जुड़ेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा, ताकि हम नई ऊर्जा के साथ, दुगनी ताकत के साथ आपको पढ़ा पाएंगे। ठीक है, चलिए, हो गया आपके 10 सेकंड। कर दिया होगा शेयर, उम्मीद करते हैं कर दिया होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बढ़िया। इसी तरह देखिए, मैं 10 सेकंड आपके लूँगा। आपको 10 सेकंड मेरे लिए काम करना है। रोज़ 8 बजे क्लास को बस शेयर करना है, और कुछ नहीं। बाकी मैं आपके लिए कर रहा हूँ और करूँगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस मुसलमान कवि की रचना प्रेम चिंगारी है? प्रेम चिंगारी किसने लिखी है? बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ऐसे ही 5-7 सेकंड हम आपसे लिया करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो ना करना शेयर,
कोई बात नहीं, चलिए। और अगर आप कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, तब भी कोई बात नहीं, कर रहे हो नहीं कर रहे हो फिर भी, लेकिन आप पढ़िए ज़रूर, आप कम से कम पढ़ने आइए। इस चक्कर में ऐसा नहीं है कि आप ही गोल कर जाओ, है ना, कि सर जी तो क्लास शेयर करवाते हैं। भैया आपका अगर इसमें नुकसान हो तो मत करना, और ना हो तो कर देना। चलिए, तो निम्नलिखित में से किस मुसलमान कवि की रचना प्रेम चिंगारी है, बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, नजफ अली की रचना है प्रेम चिंगारी, नजफ अली की रचना है। और बताइए यथार्थ में कौन सी संधि है, यथार्थ में कौन सी संधि है, क्या आप बता पाएंगे? सर यथार्थ में कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि है, यथार्थ में दीर्घ स्वर संधि है। और अगले प्रश्न पर चलते हैं कि शुद्ध वर्तनी बताइए, शुद्ध वर्तनी बताइए, जल्दी से शुद्ध वर्तनी बताइए, कौन सा विकल्प सही है? सर शुद्ध वर्तनी है तरुड़, तरुड़ कहाँ है? ये ऑप्शन ए, ये तरुड़, ये शुद्ध वर्तनी है। तरुड़ मीन्स होता क्या है? सर तरुड़ मीन्स होता है नवयुवक, और तरुड़ी मीन्स क्या होता है? नवयुवती। तो शुद्ध तरुड़ ये लिखा है ऑप्शन ए में। अब आप कहोगे सर बी में क्या है? बी में तरूड़ लिखा है, ये रा पर बड़े ऊ की मात्रा लगी है बी ऑप्शन में, जबकि ए में छोटे ऊ की और तरुड़ में छोटे ऊ की मात्रा आएगी रा पर। चलिए बताइए, अगला प्रश्न बताइए, कई बार पढ़ा है, एक बार फिर प्रश्न है आपके सामने कि 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत की संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया है? हिंदी भारत की संघ की कौन सी भाषा है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, हिंदी, हिंदी भारत के संघ की राजभाषा है। कौन सी है? हिंदी भारतीय संघ की कौन सी भाषा है? राजभाषा है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा है। और बहुत बढ़िया प्रश्न है, शानदार, कि प्रिय क्या है? ये रस स्थाई भाव पूछा है। प्रिय पतियो है प्राण मेरा, प्राण प्यारा कहाँ, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ। कौन सा स्थाई भाव है? तो सबसे पहले ये पहचानो रस कौन सा है। रस पहचान लिया तो स्थाई भाव अपने आप बता दोगे। सर कोई रो के कह रहा है ना, दुख जल निधि डूबी सहारा, तो सर यहाँ तो करुड़ रस दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, तो करुड़ का कौन सा, करुड़ में कौन सा स्थाई भाव होता है? शोक। तो यहाँ पर शोक है, स्थाई भाव कौन है? शोक है। चलिए बताइए, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? जो वर्ड दांत से नहीं बोला जाता, सर ता वर्ग है ना, ता वर्ग, ता था द धा न, ये सभी दांत से बोले जाते। अच्छा, ता भी बोला जाता, ता था दा धा ना भी, दा भी, फिर कौन नहीं बोला जाता? टा नहीं बोला जाता, ये दंत नहीं है। तो ये दंत नहीं तो क्या है? ये मूर्धा से बोला जाता है। टा किससे बोला जाता है? मूर्धा से बोला जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और चलिए आगे, आगे चलते हैं और बताइए निम्नलिखित में से सही सामासिक पद कौन सा है? जिसमें समास हो वो कोई एक पद बताइए। सर सही सामासिक पद कौन सा है जिसमें समास है? देखिए त्रिलोक में, त्रिलोक ही नहीं, अगर होता त्रिलोक तो इसमें समास हो जाता। दिवारात्रि कोई सामासिक शब्द आज तक सुना है? दिवारात्रि में कौन सा समास है, क्या कभी सुना है? पुरुष धन भी, ये कभी सुना है? मंत्री परिषद, इसमें समास है। मंत्री की परिषद, मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद, संबंधवाचक तत्पुरुष समास, इसमें कौन सा समास है? संबंधवाचक। यही पूछ रहा है सही सामासिक पद। चलिए, चलिए आगे चलते हैं।
मूक होय बाचाल पंगु चढ़ै गिरवर गहन, जसु कृपा सो दयाल द्रवहु सकल कलमय दहन। उपर्युक्त में कौन सा छंद है, बताइए। कौन सा छंद है सर? इनमें ये जो लाइनें दी गई हैं इनमें कौन सा छंद है? इसमें चौपाई छंद है। चौपाही, इसमें कौन सा छंद है? चौपाही छंद है। और बताइए, उससे अब अकेले नहीं रहा जाता, इसमें वाक्य है। बताइए, उससे अब अकेले नहीं रहा जाता, इसमें कौन सा वाक्य है? सर, जहाँ नहीं लगा हो वह भाववाच्य है। कितनी बार बताया है, जहाँ नहीं देखो वहाँ भाववाच्य लगा दो, भाववाच्य है। और अगला शानदार प्रश्न है, 50 प्रश्न कंप्लीट होते हैं कि मोहन नहीं आने वाला है, यह किस प्रकार का वाक्य है? मोहन नहीं आने वाला है, यह किस प्रकार का वाक्य है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, यह नकारात्मक वाक्य है। कौन सा वाक्य है? यह तो नकारात्मक वाक्य है। बहुत बढ़िया, 50 प्रश्न कंप्लीट हुए हमारे। 10 प्रश्न और हैं, 10 प्रश्न और हैं, जुड़े रहिए। बहुत शानदार, आप बहुत बेहतरीन तरीके से अभ्यास कर रहे हैं, बहुत अच्छे प्रश्नों का एनालिसिस कर रहे हैं। बाधा डालना मुहावरे का अर्थ है, बताइए। बाधा डालना मुहावरे का अर्थ है। बहुत बढ़िया, रोड़ा अटकाना। बाधा डालने का मतलब क्या है? रोड़ा अटकाना। बाधा डालना मतलब रोड़ा अटकाना। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। और बताइए, एक और शानदार प्रश्न है कि धनवान का विलोम क्या है? पता है तो बताइए, धनवान का विलोम क्या है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, अकिंचन धनवान का विलोम होता है। अकिंचन, धनवान का विलोम क्या होता है? अकिंचन होता है। देखिए, धनवान मीन्स होता है पैसे वाला, और अकिंचन मीन्स होता है गरीब, दरिद्र, जिसके पास कुछ ना हो, बहुत गरीब हो, दरिद्र हो, उसे अकिंचन कहते हैं। और अगला प्रश्न बताइए, अगला प्रश्न बहुत शानदार है कि सभा में 20 लोग थे, इसमें विशेषण का कौन सा भेद है? सभा में 20 लोग थे, मैं इसको मिटा दूं। अब देखो, सभा में 20 लोग थे, कौन सा विशेषण है? कौन सा विशेषण है? देखिए, इसमें कौन सा विशेष, निश्चित नहीं है, अनिश्चित। अगर आप निश्चित कर रहे हो तो गलत है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। मैं कह रहा हूं 20 लोग थे, मैं कहूं सभा में 50 लोग थे, मैं कहूं सभा में हजारों लोग थे, मैं कहूं सभा में लाखों लोग थे, तो अनिश्चित संख्यावाची। हमने ये थोड़ी नहीं कहा कि सभा में 20 लोग थे। जब मैं कह दूं 20 लोग थे तो निश्चित संख्यावाची। यहाँ कह रहे हैं 20 लोग, इसका मतलब ये है कि 20 नहीं है, 20 से ज्यादा हो सकते हैं। 20 लोग हैं। 50 लोग मतलब कन्फर्म नहीं है, 50 से ज्यादा हैं। सैकड़ों लोग मतलब जरूरी नहीं है 100 हैं, उससे ज्यादा हैं। हजारों लोग, तो हजारों लोगों का मतलब है कि हजार नहीं, उससे ज्यादा, हजारों, निश्चित संख्या नहीं है। और जब मैं कह दूं 1000 लोग तो ये निश्चित हो गई कि 1000 लोग ही हैं। तो यहाँ 20 लोग में कौन सी विशेषण है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए, निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है, बताइए। विकारी, सर विकारी कौन सा है? लड़का, लड़का एक विकारी शब्द है। कौन सा? लड़का। सर, लड़का एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द कौन है? जो बदल जाएं,
मतलब जिनका स्त्रीलिंग पुल्लिंग बन सके, जिनका एक वचन बहुवचन बन सके, वो सभी शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। अच्छा, हाँ, वो सभी शब्द विकारी हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द नहीं है? देशज कौन सा नहीं है? देशज का मतलब है जिसका जन्म, जो शब्द भारत का नहीं है, अपने देश का नहीं है। सर, डिबरी भी देशज है, डोर भी देशज है, पगड़ी भी देशज है, पुष्कर सर ये देशज नहीं है, ये विदेशी शब्द है। पुष्कर देशज शब्द नहीं है। ऑप्शन सही होगा डी। और बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत शानदार। और चलिए बताइए, बताया था एक दिन, समझाया था, आज फिर सुन लो। कृदंत प्रत्यय किन किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय किसे कहते हैं? सर, जो प्रत्यय क्रियाओं से बने होते हैं कृदंत कहलाते हैं, और जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बने हों वो तदित कहलाते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के, कृदंत प्रत्यय, तदित प्रत्यय। जो क्रिया से बने हों कृदंत, जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बने हों वो तदित हैं। और बहुत शानदार, बस 3 प्रश्न और हैं, 3 प्रश्न और हैं। बताइए, ढाक के वही 3 पात होना, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ढाक के 3 पाद होना, लोकोक्ति का अर्थ है सदा एक सा होना। सदा एक सा, ढाक के पत्ते 3 ही रहते हैं, कितना भी हरा भरा हो जाए ढाक, पत्ते 3 ही रहते हैं। इसलिए क्या मतलब हुआ कि सदा एक सी स्थिति रहना, हमेशा एक जैसा रहना। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। किसको पुकारे यहाँ रोकर अरण्य बीच, चाहे जो सरंडे सरड़ तिहारे। इस उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? कौन सा छंद है? सर, इसमें मैं बता देता हूं, घनाक्षरी है। कौन सा छंद है? घनाक्षरी। छंद और रस का थोड़ा कठिन क्वेश्चन है ना? 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन। चलिए बताइए, पढ़ा है तो ये थोड़ा सा कठिन है। अनायास में कौन सा समास है? बता दो, देखते हैं कितने लोगों का सही जवाब है। अनायास, सर इसमें ध्यान से सुनो, अनायास में नए तत्पुरुष समास है। ऑप्शन ए नए तत्पुरुष समास है, अनायास में नए तत्पुरुष समास है। और हमारा आज का आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 60, प्रश्न नंबर 60 है। और बताइए कहाँ गया 60 नंबर? हो गया क्या? 1 मिनट, 60 प्रश्न कहाँ? ये तो 59 हुए हैं। 60वां प्रश्न कहाँ गया है? अच्छा, ये है 60वां प्रश्न। आज का आखिरी प्रश्न है। 60 प्रश्न इस प्रश्न के साथ कंप्लीट होंगे। अघोष वर्ड कौन सा है? बताइए। बहुत शानदार प्रश्न है। वर्णमाला पढ़ा है तो बताइए, वर्णमाला टॉपिक हमने पढ़ाया है, अघोष वर्ड कौन सा है? सर, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड अघोष होता है। अच्छा, और प्रत्येक ऊष्म व्यंजन हा को छोड़कर सा ये अघोष होते हैं। तो वर्ग तो दिया नहीं गया, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा लेटर है ही नहीं, तो हा भी नहीं, आ भी नहीं है, और ऊष्म व्यंजन है लेकिन हा को छोड़कर हा नहीं है, जा भी नहीं है। सर, तो पहला तीसरा ये सा, तो ये सा, ये जो सा है ये अघोष वर्ड है, डी वाला। और इसी के साथ आज का हमारा मॉडल पेपर समाप्त हुआ, जिसमें 60 बेहतरीन प्रश्न थे। बताइए हमारा सेशन कैसा लगा? हमारी क्लास को सब्सक्राइब भी करिए, है ना, शेयर किया करिए, लोगों तक पहुंचाइए क्लास को, उनकी मदद हो सके। उन्हें बताइए कि हिंदी यहाँ चल रही है, शानदार 8 बजे प्रैक्टिस सेट। तो आप हमारी क्लास कोई पूछा करे तो उन्हें शेयर भी कर दिया करिए, ठीक है। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करिए, करवाइए। चलिए तो मिलते हैं कल
फिर से 60 प्रश्नों के साथ। सेशन कैसा लगा कमेंट, पॉजिटिव कमेंट ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में करा करिए, पॉजिटिव कमेंट मोटिवेशन के लिए। चलिए तो मिलते हैं कल नए प्रश्नों के साथ। अच्छा, जानकारी के लिए बता दूं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी, आमोद सर हिंदी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कल फिर से बेहतरीन 60 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।